तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज भ्रष्टाचार पर चले योगी के चाबुक की गूंज है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एक डेप्यूटी एसपी का डिमोशन कर दिया। डेप्यूटी एसपी की चेयर पर बैठने वाले अफसर को सीएम योगी ने एक झटके में एसआई की कुर्सी पर बैठा दिया। अगली खबर में मोरबी के मुजरिमों पर कसते शिकंजे की आवाज को जन जन को सुनाएंगे कि मोरबी में मौत बांटने वाली कंपनी ने कैसे पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार की चादर लगाई थी। कंपनी के नौसिखियों ने पुल के नट बोल्ट कसे थे। जन जन की आवाज में आगे जयपुर की 3 तलाक पीड़ित सनानाज की आवाज को बुलंद करेंगे, जिन्हें उनके जालिम पति ने बेटी को जन्म देने पर 3 तलाक की सजा दी। ऐसे में सवाल है, क्या 3 तलाक देने वालों के दिल में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? और आखिर में तमिलनाडु में हिंदुओं के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी साजिश को जन जन तक पहुंचाएंगे कि कैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस ने तमिलनाडु में हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़े धमाके की साजिश रची थी। अभी तक आपने सिर्फ प्रमोशन की खबरें सुनी होंगी कि फला जगह के एसआई को प्रमोट कर दिया। अच्छे काम को लेकर पुलिस महकमे में अक्सर प्रमोशन की खबरें आती रहती हैं। कोई भी आप सरकारी विभाग देखिए, आप सुनते हैं कि इस शख्स की प्रमोशन हो गई, उस शख्स की प्रमोशन हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अच्छे काम पर प्रमोशन जरूर देती है तो भ्रष्टाचार करने पर डिमोशन भी कर देती है। रिपोर्ट देखिए। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए तो आप तो नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप सर। मैं तो मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे कि मैंने कहा नहीं होगा? तब रामवीर यही कह रहा था कि वो तो भाई मुकदमा लिख के पूरा मुझे भी नुकसान होगा और तू भी जेल जाएगा। ये रामपुर के डिप्टी एसपी रहे विद्या किशोर शर्मा है। आपने भ्रष्टाचार की ऐसी परिभाषा लिखी कि रामपुर के भ्रष्ट अफसरों ने डिप्टी एसपी साहब को अपना गुरु मान लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के पैमाने ने पकड़ा तो योगी सरकार ने विद्या किशोर शर्मा को सीओ साहब की कुर्सी से उतारकर एसआई की कुर्सी पर बिठा दिया। मतलब एक झटके में भ्रष्टाचारी डिप्टी एसपी को एसआई बना दिया। विद्या किशोर शर्मा अभी जालौन जिले की पीटीसी ब्रांच में तैनात थे। सीओ विद्या किशोर शर्मा पर रामपुर में तैनाती के दौरान रिश्वत लेने का आरोप लगा था। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर एक्शन लिया गया है। उन्हें उनके मूल पद पर तैनात कर दिया गया। विद्या किशोर शर्मा की नियुक्ति यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर हुई थी। प्रमोशन पाकर वो डिप्टी एसपी के पद पर तैनात हुए थे। लेकिन जिस वीडियो को लेकर उन पर कार्रवाई हुई है, अब उसे भी देख लीजिए। वीडियो में विद्या किशोर शर्मा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नोटों के बंडल झोले में लेते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो तब का है जब वो रामपुर में डिप्टी एसपी पद पर तैनात थे। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए तो आप तो नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप सर। मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे कि मैंने कहा नहीं होगा? तब रामवीर यही कह रहा था कि वो तो भाई मुकदमा लिख के पूरा मुझे भी नुकसान होगा और तू भी जेल जाएगा। अब आपको विद्या किशोर शर्मा के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये पूरा मामला 9 सितंबर 2021 का रामपुर का है। एक महिला ने आरोप लगाया कि एक अस्पताल के संचालक विनोद यादव और तत्कालीन इंस्पेक्टर रामवीर यादव ने उसके साथ गैंगरेप किया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मामले को रफा दफा कराने के लिए सीओ विद्यासागर ने 5 लाख की घूस ली थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला बड़ा होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर रामवीर यादव और अस्पताल संचालक विनोद यादव पर एफआईआर दर्ज की गई। शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद शासन के आदेश पर जांच एएसपी मुरादाबाद को सौंपी गई। जांच में विद्या किशोर शर्मा पर घूस लेने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें सीओ से एसआई बना दिया गया। सीओ विद्या किशोर शर्मा पर कार्रवाई के बाद योगी सरकार ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है ताकि सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। सीएम योगी का ये एक्शन भ्रष्टाचारी अफसरों के लिए एक बड़ा सबक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैराडाइज होटल के पास बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिस सिपाही और होमगार्ड की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस सिपाही और होमगार्ड ने चेकिंग के लिए बदमाशों की गाड़ी रोकी थी, जिससे गुस्से में आए बदमाशों ने पुलिस और होमगार्ड पर हमला कर दिया और बुरी तरह उन्हें पीटने लगे। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। द्वारा यातायात पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का प्रकरण प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। हमने उस वीडियो को देखा है और हमने उस स्थान की पहचान की है जहां का यह वीडियो है। कैमरे के फुटेजेज निकाले जा रहे हैं और भी कैमरे वहां उपलब्ध हैं और उन सभी व्यक्तियों की पहचान हम कर रहे हैं जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। सभ्य समाज में इस प्रकार के कृत्य कभी भी स्वीकार योग्य नहीं है और उन सभी व्यक्तियों को, वो जो भी हों, एक बार उनकी जैसे ही हम पहचान कर लेंगे, हम उनके विरुद्ध कठोरतम विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की कभी भी कोई भी घटना सभ्य समाज के भीतर ना हो और सभ्य समाज इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका लगातार टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यही वजह है कि एफडीआई के लिहाज में कर्नाटका का नाम टॉप राज्यों की लिस्ट में शामिल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 400 कर्नाटका में ही है। भारत के 100+ यूनिकॉर्न में से 40 से ज्यादा कर्नाटका में ही है। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि कर्नाटका सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं बल्कि कुछ देशों को भी चुनौती दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाए, इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। देवभूमि में आज बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने चुनावी रैली की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। हिमाचल की हवा में शोर है। ये सियासी शोर है जो इस वक्त राज्य की वादियों में जोर पकड़े हुए है। हिमाचल के पहाड़ चुनावी शोर के बीच नेताओं का दीदार कर रहे हैं। हिमाचल को जीतने की यह सियासी लड़ाई है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। हर पार्टी के बड़े नेताओं के कदम हिमाचल की धरती पर पड़ रहे हैं। वादों और दावों से भी सियासी समर का आगाज हो चुका है। भाषण भी मुद्दा बनने लगे हैं। हिमाचल में सुबह के अखबारों में सियासी खबरों की खपत बढ़ चुकी है। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया
मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी। बीजेपी के बड़े नेताओं के हिमाचल में कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां कोशिश यही है कि किसी तरह हर 5 साल के बाद सरकार बदलने के चरण को इस बार तोड़ दिया जाए। हिमाचल के धर्मशाला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी के कामों को गिनाया और बताया कि हम काम के आधार पर वोट मांगने आए हैं। वहीं कांग्रेस कभी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। इस बात पर सबसे ज्यादा ताली बजाना मोदी जी ने हिमाचल में 1,40,000 माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। 28,000 नए घर बनाए हैं, 20,000 किलोमीटर रोड बनाया है और 4,507 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई सारे ऐसे काम हमने किए हैं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। हिमाचल के चुनावों में कामों का जिक्र है तो दूसरे प्रदेशों के मुद्दे भी हवा में सियासी ताप पैदा कर रहे हैं। हमीरपुर में अमित शाह ने कहा कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां कांग्रेस नहीं चाहती कि राम मंदिर बने। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने दुनिया में देश के गौरव को बढ़ाया है। मोदी जी ने चाहे पहाड़ हो चाहे शहर हो, हर जगह विकास को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जयराम ठाकुर जी ने सारी विकास की योजनाओं को हिमाचल में घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इलेक्शन मोड में हैं। हिमाचल का रण जीतने की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, जहां जनता के बीच अपने कामों को लाया जा रहा है। ये जो आपके मोबाइल में चिप लगा होता है ना, इस मोबाइल के चिप का हम मेकर हो गए हैं, बायर नहीं है। अभी हम बनाते हैं और दुनिया को देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया भारत मोबाइल में। घर घर जो आप लोग मोबाइल लेकर के, हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के चलता है, वो मोबाइल दुनिया में नंबर 2 पर हम खड़े हो गए। इस्पात, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आपने देखा हम डिफेंस का सामान खरीदते थे, आज डिफेंस में हम सामान बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। और 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और ये 2 साल के कोरोना के बीच में हुआ, ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि अब भारत एरोप्लेन बनाने वाला है, भारत बनाने वाला है। मतलब साफ है कि बीजेपी की पूरी ब्रिगेड हिमाचल का रण जीतने के लिए पूरी तैयारी में है। पार्टी के बड़े नेता भी जमीन पर जोर आजमाइश करते देखे जा सकते हैं। बीजेपी नेताओं के बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यक्रम लगे हुए हैं। पार्टी चुनावों को लेकर जोश में है। बड़े नेताओं से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ता भी हिमाचल चुनाव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। वहीं विपक्ष भी चुनाव को लेकर पूरी तेजी में है। एक तरफ कांग्रेस जमीन पर खोते जनाधार को बचाने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जमीन पर नया जनाधार बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 3 तलाक, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में खत्म कर महिलाओं को आजादी दी थी, लेकिन आज भी कई सूबों में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का दर्द सहना पड़ रहा है। जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उस देश में बेटियों के जन्म पर कुछ जालिम पति पत्नियों को तलाक दे रहे हैं। जयपुर से आई 3 तलाक की खबर जो भी सुन रहा है रो रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। कि तलाक तलाक तलाक, मैं तुझे तलाक देता हूँ तो पकड़ो इसको। और मेरी छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची के पैदा होने पर उन लोगों को ऐसा हो रहा है कि उन्होंने मुझे स्टैंड तलाक दे दी। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। रोती हुई ये सनानाज हैं, जिन्हें इनके जालिम पति ने 3 तलाक दे दिया है। ऐसे नहीं, हिम्मत रखो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों बच्चियों के लिए इंसाफ चाहते हैं हम तो। सना का गुनाह जब आप सुनेंगे तो थर्रा जाएंगे।
सनानाज ने अपने ससुराल वालों या पति के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि सनानाज ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिससे नाराज सनानाज के जालिम पति अमानुल्लाह ने उन्हें तलाक दे दिया। करीब 2 साल पहले जयपुर में सना और अमानुल्लाह की शादी हुई थी। 1 साल तक ठीक चलता रहा, लेकिन 1 साल पहले बेटी का जन्म होने से नाराज अमानुल्लाह पत्नी सना पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने लगा। बेटी का जन्म होने से अमानुल्लाह इतना खफा हो गया कि उसने पत्नी सनानाज को 3 तलाक देकर घर से ही निकाल दिया। मेरे साथ ट्रिपल तलाक, स्ट्रैंड तलाक दे दिया। मेरे को बोला कि तेरी जो बच्ची पैदा हुई है, तेरा गिफ्ट है, बच्ची से कोई वंश नहीं चलता, लड़के से वंश चलता है, और कार नहीं थी दहेज में। कैसे हुआ, क्या घटना, कब हुई तलाक घटना, शादी कितना समय हो गया? और शादी 22 नवंबर 2020 को हुई थी। कैसे हुआ तलाक, कैसे हुआ आपका, कब हुआ है? पहले जब मैंने सास ससुर और हस्बैंड के नाम जब उन्होंने मेरे को अत्याचार किया तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया रामगंज थाने में। तब उन लोगों ने झूठा राजीनामा हमसे करवा लिया कि बोले कि विश्वास दिलाकर कि अभी तुम्हारी बेटी के साथ और छोटी मतलब इस लड़की के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा। जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने पीड़ित सनानाज की शिकायत पर अमानुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही महिला ने राजीनामा पेश कर दिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए 29 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पुलिस थाना रामगंज को प्राप्त हुई, जिसमें फरियादिया ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया है और अब उसके साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रखने रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने मुकदमा दर्ज किया है। जल्दी से अनुसंधान किया जा रहा है ताकि अनुसंधान के हिसाब से जो तथ्य सामने आए कार्रवाई की जा सके। पीड़ित सनानाज के मुताबिक उनका पति अमानुल्लाह उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। पुलिस में शिकायत करने पर तलाक की धमकी देता था, लेकिन वो बार बार बेटी को जन्म देने पर ताना देता था और बेटी के जन्म से ही नाराज होकर उसने 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशात हुसैन का कहना है कि 3 तलाक के खिलाफ रोक के बावजूद अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। निशात हुसैन ने कहा कि इस पीड़ित महिला के केस में कठोर कार्रवाई करवाकर नजीर पेश कराने की कोशिश करेंगे। ये लॉ आने के बाद, कानून बनने के बाद किसी भी तरह की कोई हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कोर्ट के नज़रिए से देखें या हम थानों के नज़रिए से देखें या सरकार के नज़रिए से देखें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जब लॉ आ गया है तो सख्ती से लागू हो। कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा और थानों को भी सोचना पड़ेगा। तो थाने पे, रामगंज थाने पे अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी हम देख रहे हैं, वो तहकीकात कर रहे हैं और हमें पूरी न्याय की उम्मीद है उनसे कि वो अच्छे से इस केस को अगर लेते हैं तो और महिलाओं को और बच्चियों को भी नाजायज तलाक नहीं होगी। देश में 3 तलाक के खिलाफ 1 अगस्त 2019 को कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद उसके ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। यूं तो 3 तलाक के मामलों में देश भर में तेजी से कमी आई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में 3 तलाक के केस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 3 तलाक देने वाले जालिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या 3 तलाक देने वालों के दिल में अदालत का डर खत्म हो गया है? कानून का खौफ मर गया है? भारत 24 के लिए जयपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे नहीं, हिम्मत रखो, हम सब साथ हैं तुम्हारे।